गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा के वर्ष 2004 के इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे थे। 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज वर्ष 2004 के प्रश्नों पर अंतिम क्लास है। इस अंतिम क्लास पर में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 125 तक पर परिचर्चा करेंगे ताकि हम लोगों को एथेंटिक आंसर मिल सके। विलंब ना करते हुए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। आइए, प्रश्न संख्या है 101 पर हम लोग चर्चा हैं। किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? प्रश्न है। विकल्प नंबर 1 है रामानंद, नंबर 2 है रामदास, नंबर 3 है चैतन्य, नंबर 4 है तुकाराम। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 है रामदास हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत थे। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संत रामदास का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। ये शिवाजी के समकालीन तथा उनके आध्यात्मिक गुरु थे। यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो उत्तर क्या होगा? रामदास। आगे चलें। इन्होंने अपनी पुस्तक दासबोध, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दासबोध किसकी रचना है, तो किसकी है? रामदास की रचना है दासबोध। इन्होंने अपनी रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत के साथ विविध विज्ञानों एवं कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। ये धरकारी संप्रदाय ना, 2 तरह के थे, एक बारकारी संप्रदाय था, एक धरकारी संप्रदाय था ना। जब महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन आप पढ़ेंगे, पंढरपुर, विठोबा, विट्ठल, तब आपको इस चीज़ को समझेंगे। उसको हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग रामदास पर बात कर रहे थे। इसके बाद उसी समय तुकाराम भी थे। इनका जन्म पूना के निकट देही में, इनका भी 1608 ईस्वी में हुआ था। ये शूद्र थे और शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए विपुल उपहारों को लेने से इनकार कर दिया। इनकी शिक्षाएं अभंगों में संग्रहित हैं। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा राजकीय संरक्षण न स्वीकार करने वाले बारकारी पंथ की या बारकारी संप्रदाय की स्थापना की। देख लिया, हम बारकारी है तुकाराम, रामदास धारकारी हैं, धरकरी हैं, और दोनों शिवाजी के समय के हैं। लेकिन उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये हैं। दूसरा क्या है कि इन्होंने जो है तुकाराम ने क्या किया, शिवाजी द्वारा दिए गए विपुल उपहार भेंट इत्यादि को लेने से मना कर दिया। इसलिए इस प्रश्न में सही उत्तर क्या है? रामदास है। अगला यह है कि जब हम लोग पीजीटी परीक्षा 2004 में दूसरी क्लास कर रहे थे तो वहाँ एक प्रश्न था कि दासबोध पुस्तक के लेखक कौन हैं, और उसकी जब हम लोग व्याख्या कर रहे थे तो उसमें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, विठोबा की उपासना और पंढरपुर के संबंध में जितने संत हैं विस्तार से पढ़ लिया था। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि 2004 पीजीटी के दूसरी क्लास में प्रश्न संख्या 38 की व्याख्या को आप लोग जाकर गैमेट हिस्ट्री सेंटर में देख लीजिए। स्पष्टीकरण आपका बढ़ जाएगा। आगे चलें। चलिए, प्रश्न संख्या 102 है। सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को पराजित किया। नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग ने, नंबर 2 लॉर्ड हेस्टिंग ने, नंबर 3 लॉर्ड क्लाइव ने, नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब हम लोग पता है कि सिराजुद्दौला पराजित हुए थे किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में ना। और यह युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1757 में। यह युद्ध इस समय जो है बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। और इनका जो सेनापति कौन था? मीर जाफर था। क्लाइव ने उनके सेनापति अन्य लोगों से मिल करके षड्यंत्र किया और प्लासी के युद्ध में जीत लिया। तो किससे पराजित हुए थे? क्लाइव से पराजित हुए थे। समझ गए? इसलिए उसका उत्तर विकल्प 2 सही है। आगे चले। प्रश्न संख्या है 103 है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया
गया। प्रश्न ये है, विकल्प है आगरा का किला, दूसरा है लाहौर का किला, तीसरा है इलाहाबाद का किला, चौथा है दिल्ली का किला या दिल्ली का लाल किला। समझ रहे हैं? हम सबको पता है दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया है? ये विकल्प 4 सही है। इसका निर्माण करवाए हैं शाहजहां ने। कब करवाया है? 1638 ईस्वी में। आगरा का किला, लाहौर किला, इलाहाबाद का किला, ये सब किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अकबर द्वारा निर्मित किले। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था 1565 ईस्वी में। लाहौर का किला 1565 में अकबर ने बनवाया था। अजमेर किला 1570 में अकबर ने बनवाया था। अटक किला 1581 में अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद किला, इलाहाबाद का किला 1583 में अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद के किले में एक फेमस चीज़ है, 40 स्तंभों का राजमहल है। समझ गए? अब आगरा के किले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आगरा का किला अकबर शैली का प्रथम उदाहरण है। इसके निर्माता थे कासिम खां। इन्हीं कासिम खां की देखरेख में अकबर का किला बनवाया गया था। इस किले के प्रवेश द्वार को दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। इस किले में जहांगीर महल, जयपुर भवन, अकबरी महल है। जहांगीरी महल जो है, जो जहांगीरी महल पर ग्वालियर के हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, यह संगमरमर से बना है। तो अकबर का जो आगरा का किला है उसमें जहांगीरी महल है, जयपुर भवन है, अकबरी महल है। इसका जो प्रवेश द्वार है उसको दिल्ली दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है ना। और अभी हम लोगों ने बात किया था जो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1638 ईस्वी में बनवाया था। इस लाल किले में लाहौरी दरवाज़ा है। यहाँ क्या था? दिल्ली दरवाज़ा। इसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है ना, नौबत खाना है। तो इस तरह से अकबर और शाहजहां के संबंध में हम लोग किला निर्माण की बातें समझ लिए हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 104, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी? नंबर 1 है मुर्शिदाबाद, नंबर 2 है ढाका, नंबर 3 है मुंगेर, विकल्प नंबर 4 है कलकत्ता। बताइए। इससे पहले 2001 में एक क्वेश्चन की व्याख्या में काल कोठरी का जिक्र आया था। इसके बाद 2003 में भी आया था, 2002 में भी आया था। तो यहाँ से प्रश्न बराबर बन रहे हैं, तो उसको समझा जाए तो काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? ये है उत्तर, इसका क्या है? कलकत्ता है। हुआ क्या था? आइए उसको हम लोग समझते हैं। 1756 से प्रारंभ सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित होकर बंगाल में भी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी ने किलाकरण प्रारंभ कर दिया। नवाब सिराज के लिए यह चुनौती थी, अतः उन्होंने मना किया कि हमारे राज्य में किलाकरण न किया जाए। फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। इसके अतिरिक्त अन्य कई कार्यों से कुपित होकर के सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई की। सिराजुद्दौला ने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया। उसकी विशाल सेना देख करके फोर्ट विलियम के गवर्नर कौन थे? रोजर ड्रेक। और सेनापति कौन थे? मिंचन। रोजर ड्रेक और मिंचन भाग करके फुल्टा द्वीप में शरण लिए। उसके बाद हालवेल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने नवाब की सेना का सामना किया, किंतु वे पराजित हुए और 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अब कलकत्ता की काल कोठरी की दुर्घटना का विवरण जो है यहीं पर घटना घटती है जब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। तो उस जो काल कोठरी घटना है उसका विवरण देते हैं
J.Z. हॉलवेल। कौन देता है विवरण? J.Z. हॉलवेल। वह भी जो है उस काल कोठरी की घटना में एक व्यक्ति थे जो जीवित बचे थे। इन्होंने एक किताब लिखी अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में दिया। उनके अनुसार 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब के आदेशानुसार 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक अंधेरी कोठरी में 20 जून 1756 की रात को बंद कर दिया गया। सुबह तक 123 व्यक्ति दम घुटने के कारण मर गए। केवल 23 व्यक्ति शेष बचे जिन्हें नवाब ने मुक्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया। अब आप समझिए, ये घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी, ये हो गया। एक बार प्रश्न पूछा गया है कलकत्ता पर फिर से अधिकार कब किया अंग्रेज़ों ने, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो एक काल कोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी की हम लोग देख लिया कि कमरा 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था। उसमें 146 कैदियों को रखा गया था जिसमें 123 मर गए थे। इस घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी था J.Z. हॉलवेल था, वह भी वहाँ सम्मिलित था। उसने बाद में एक बुक लिखी थी अलाइव द वंडर, उससे इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है 105। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विकल्प नंबर 1 है दिल्ली से, नंबर 2 है मेरठ से, नंबर 3 है कानपुर से, नंबर 4 है झांसी से। 10 मई ना 1857 में यह विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ के सिपाहियों ने ना किया था, इसलिए विकल्प 2 मेरठ से सही है। आइए देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। अपने साथियों को मुक्त कराकर वे लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह से नेतृत्व संभालने की प्रार्थना की और वो तैयार हो गए। इसके बाद यह विद्रोह लखनऊ, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी होता हुआ देश के अनेक भागों में फैल गया। सीमित रूप में राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आप लोगों ने देख लिया। प्रश्न संख्या है 106। इनमें से बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। बंगाल की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? विकल्प है आनंद मठ, दूसरा है गोरा, तीसरा है देवदास, चौथा है गीता। तो बंगाल की बाइबिल किसे कहते हैं? विकल्प नंबर 1 सही है, आनंद मठ है। आइए इसके बारे में जाने, इसके रचनाकार क्या हैं, इसका कथानक क्या है, ये है क्या ना। ये राजनीतिक उपन्यास है आनंद मठ, इसी को बंगाल की बाइबिल कहते हैं। आनंद मठ को क्या कहते हैं? बंगाल की बाइबिल। राजनीतिक उपन्यास है। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। इस उपन्यास की जो कथा है 1770 के बंगाल के भीषण अकाल और 1773 के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और इसी आनंद मठ जो उपन्यास है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया है। समझ में आया? इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की और कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। दुर्गेश नंदिनी, कौन सी है? दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधु रानी। 3 और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है? दुर्गेश नंदिनी है, कपाल कुंडला है और देवी चौधरानी है। आगे चलें। प्रश्न 107 है। इनमें से कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे? विकल्प है नंबर 1 लाला हरदयाल, नंबर 2 है रामचंद्र, नंबर 3 है भीकाजी कामा, नंबर 4 है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 1 है लाला हरदयाल हैं। जब हम लोग अभी पीजीटी की परीक्षा 2004 कर रहे हैं, जब तीसरी क्लास लिए थे, क्वेश्चन नंबर 95 में गदर आंदोलन को पूरी तरह से समझा गया था। उसी में हम लोगों ने देखा था 1913 ईस्वी में
सन फ्रांसिस्को में ना लाला हरदयाल ने, किसने? लाला हरदयाल ने क्या किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। यह पार्टी जो है अपनी जो पत्रिका जारी करती थी गदर या हिंदुस्तान गदर के नाम से, इसकी जो पहला संस्करण था वो उर्दू के रूप में आया था, दूसरा संस्करण इसका गुरुमुखी का रूप में आया था, बाद में अन्य बहुत सी भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में भी इसके संस्करण आए। तो इसको जो है हम लोग प्रश्न संख्या 95 का देख लेंगे, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमको क्लियरिटी हो जाएगी इस प्रश्न के बारे में। आगे चलें। क्वेश्चन है 108 है, सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? नंबर 1 मोहम्मद अली ने, नंबर 2 अब्दुल लतीफ़ ने, नंबर 3 है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, नंबर 4 है मौलवी नज़ीर अहमद ने। तो इसमें विकल्प है 3 सही है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन को शुरू किया था। आइए देखते हैं। 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर पंजाब ज़िले के कादिया नामक स्थान से अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसे एक कादिया से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जन्म 1835 में गुरदासपुर में हुआ था। इन्होंने अपने को ईश्वर का पैगंबर बताया और बताया कि इस आंदोलन का उद्देश्य है भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि कौन निम्नलिखित में से कौन है जो अपने को ईश्वर का पैगंबर कहते हैं, तो उत्तर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, जो मूलतः इस्लाम धर्म का ही एक आंतरिक विद्रोह था। इन्होंने मुस्लिमों के जिहाद का विरोध किया। प्रश्न बनेगा कि किस आंदोलन ने मुसलमानों के जिहाद का विरोध किया था? उत्तर अहमदिया आंदोलन होगा। और स्वयं को पुनर्जागरण का वाहक बताया। इन्होंने अपनी पुस्तक 1890 में किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है बहरीन ए अहमदिया। पुस्तक का क्या नाम है? बहरीन ए अहमदिया है, जिसमें इस आंदोलन के सिद्धांतों उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने सर्वधर्म समभाव का प्रयास किया, सर्वधर्म समभाव का प्रयास किया। तो अब हमको लगता है अहमदिया आंदोलन के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे आप अवगत हो गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न है 109 है, लंदन में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। विकल्प 1 है सेंट जेम्स पैलेस, 2 है किंग्सले पैलेस, 3 है बर्किंघम पैलेस, 4 है 10 डाउनिंग स्ट्रीट ना। तो सही उत्तर क्या होगा? अभी हम लोग पिछली क्लास कर रहे थे तो उसमें था कि द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कौन सम्मिलित हुआ था, और उसमें एक फ्रैंक मोरिस का कथन था कि सेंट जॉन की सीढ़ियों से उतरते हुए नंगे फकीर के गांधी जी के संबंध में था ना। तो कौन सा? सेंट जॉन पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस ना। तो आइए देखते हैं कब हुआ था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी कैसे गए थे? एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। एक बार प्रश्न पूछा गया किसी परीक्षा में, जहाज का नाम पूछा गया है तो क्या है? एसएस राजपुताना। ये कहाँ पर हुआ था? लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस में। गांधी जी वापस कैसे आए थे? बेसंटियाना नामक इटली के पोत पर बैठकर 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटे थे। और इसके अतिरिक्त द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में जितनी भी बातें हैं उसकी चर्चा पीजीटी परीक्षा 2004 जो हम लोग पेपर पर कर रहे हैं उसकी जो तीसरी क्लास हुई थी प्रश्न संख्या 96 में देखिएगा, आपको सब मिल जाएगा। तीसरी क्लास नहीं, चौथी क्लास में
96 जो प्रश्न संख्या है उसमें आपको सब उत्तर मिल जाएगा, उसको देखिए। प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई ना। नंबर 1 है शिवराम, नंबर 2 है राजगुरु, नंबर 3 है सुखदेव, नंबर 4 है यतीन दास। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा 4 यतीन दास। यतीन दास इन्हीं के साथ में जेल में बंद थे और उनके साथ में जेल में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तब जो है भूख हड़ताल किए थे और भूख हड़ताल के 64वें दिन इनकी शहादत हुई थी। यतीन दास हैं। लेकिन अब इसको हमको समझना है अच्छी तरीके से, तो हमें समझना होगा HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कानपुर में 1924 में गठित हुई थी। उसने काकोरी कांड, अन्य तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां की थी। उसके बाद सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की और क्रांतिकारी बिखर गए। फिर से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा करके देश को आज़ाद कराने का प्रयास करने के लिए 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में कुछ क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान, जहाँ पर क्रिकेट होता है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो पुरानी थी 1924 के कानपुर वाली HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की, जिसमें HRA का नाम बदल करके HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? जो संगठन बनाया गया था, भारत में क्रांतिकारी कार्रवाई द्वारा समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। समझ गए? इसमें सक्रिय सदस्य कौन कौन से थे? भगवती चरण बोहरा थे, विजय कुमार सिन्हा थे, जयदेव कपूर थे, शिव वर्मा थे, भगत सिंह थे और सुखदेव थे। अब देखिए, इस संगठन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनको समझ लिया जाए तो हम लोग उत्तर तक पहुंच जाएंगे। पहला है सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में। हुआ क्या था, जब भारत में साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध की गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसी विरोध की कड़ी में लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठी के प्रहार से जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत की मृत्यु हो जाती है। पुलिस अधीक्षक स्कॉट के द्वारा लाठी चार्ज करने पर लाला लाजपत राय की नवंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है। SHRA के क्रांतिकारियों ने इसका बदला स्कॉट की हत्या करके लेने का निश्चय किया, किंतु स्कॉट की जगह धोखे से 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। समझ, सैंडर्स यहाँ जुड़े। इस वारदात में भाग कौन लिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल। एक घटना ये हो गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। दूसरी था असेंबली बम कांड, जो 1929 में हुआ क्या था कि कुछ बिल पास करना चाह रही थी, जिनका विरोध हो रहा था और सरकार उस विरोध को सुन नहीं रही थी। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कौन सा बिल था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया। देखिए, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, असेंबली बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। उसमें बम किन लोगों ने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। और किस बिल के विरोध में फेंका गया था? पब्लिक डिस्प्यूट बिल था और पब्लिक सेफ्टी बिल था। इस बम कांड का उद्देश्य था किसी को हानि पहुँचाना नहीं, अपितु बहरे कानों, जो लोग आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना था।
असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। लेकिन यह जानना जरूरी है, इस नारे का सृजन, इस नारे का क्रिएशन या इस नारे को किसने बनाया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने? मौलाना हसरत मोहानी ने। उक्त दोनों क्रांतिकारियों ने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस पर केंद्रीय विधायिका बम कांड का मुकदमा चलाया गया। दोनों को इस कांड के लिए उम्र कैद की सजा दी गई। उम्र कैद की सजा दी गई। इससे अंग्रेजों की बात नहीं बन रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग रहा था। तो आगे आइए क्या हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस कब चला? 1929 में। सैंडर्स हत्याकांड वहाँ से जोड़ा गया, लाहौर वाले से। फिर विधानसभा बम कांड में शामिल अभियुक्तों और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों सहित 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का मुकदमा चला। इसी को लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल केस के नाम से जाना जाता है। समझ गए? भगत सिंह ट्रायल केस क्या है, लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? सैंडर्स पर जिन लोगों ने एक्शन लिया था और जिन लोगों ने विधानसभा बम फेंका था, उनके विरुद्ध जो है देशद्रोह हत्या का मुकदमा था। जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ साधारण कैदी की तरह व्यवहार किए जाने के कारण नौजवानों ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। इनको जो है अच्छी जगह रखा नहीं जा रहा था, खाने में काकरोच दिखाई पड़ते थे, सीलन वाली जगहों पर रखा जाता था। इनके साथ राजनीतिक कैदियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था, इसलिए इन लोगों ने हड़ताल शुरू की। इस भूख हड़ताल में 24 वर्षीय जतिन दास कुछ 64वें दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। समझ रहे हैं? इससे पहले भी इन्हें एक बार जेल में डाला गया था जतिन दास को। वहाँ वो 23 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, यहाँ पर वो 64 दिन तक किए और इनका अंतकाल हो गया। 1930 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय आया। इसके आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा हुई और 23 मार्च 1931 की डेट याद रखिए। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। किसको किसको? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। अब ये था उसमें विकल्प में एक थे शिवराम थे ना, विकल्प में देखिए शिवराम थे। कौन है? ये जो राजगुरु हैं, इनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। विकल्प में केवल भ्रमित करने के लिए इस तरह की चीज़ें दी गई थी और उसमें सही उत्तर कौन थे? जतिन दास थे, जिन्होंने भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु का वर्ण किया था। भगत सिंह और अन्य को फांसी देने से पूर्व हम लोग चंद्रशेखर पर भी आ जाते हैं ना। हमें 23 मार्च 1931 याद हो गया। से पूर्व 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आप लोग कंपनी गार्डन भी कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुखदेव से मंत्रणा कर रहे थे। ये फरवरी की बात है, सुखदेव की फांसी लगी मार्च में, ठीक है। तभी किसी की गुप्त सूचना पर सीआईडी का एसएसपी नाट बाबर कर्नलगंज की पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच गया। आज़ाद ने मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गए। आज़ाद के मृत्युपरांत HSRA के नेतृत्व यशपाल ने संभाला। उन्हें भी 1932 में प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया गया और 14 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया। बाद में जब 1938 में उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनती है, उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं, उन्होंने जो है यशपाल को छोड़ा। उसके बाद यशपाल साहित्यिक गतिविधियों में लग गए। तो इस प्रश्न से जुड़े हुए इतने तरह के तथ्य और प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 111 है
गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? जीके गोखले ने विकल्प 1 है, विकल्प 2 है बीजी तिलक ने, विकल्प 3 है एमसी रानाडे ने, विकल्प 4 है एके गांधी ने। इसका सही उत्तर क्या है? बीजी तिलक, विकल्प 2 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल भी जाना पड़ा। इनके संबंध में कई तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। यह सजा उन्हें उनके पत्र थे केसरी में कोल्हापुर के महाराज के प्रति दुर्व्यवहारपूर्ण लेख लिखने के कारण हुई। कोल्हापुर के महाराजा के विरुद्ध उन्होंने एक लेख लिखा था, उसके कारण पहली बार इनको सजा मिली है। और आइए समझते हैं, 1896-97 तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने जाते हैं। अब आइए 22 जून 1897 ईस्वी को अपने पत्र केसरी में पूना प्लेग कमेटी के प्रधान थे रैंड, वॉल्टर चार्ल्स रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयरस्ट की पूना व्यापार मंडल के संस्थापक कौन थे? चापेकर बंधु थे। इनका क्या नाम था? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने क्या किया? रैंड और आयरस्ट की हत्या कर दी। यह भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। यह प्रश्न बनेगा कि भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या कौन थी? तो उत्तर होगा चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड और आयरस्ट की जो हत्या की गई थी वह पहली यूरोपियों की हत्या थी भारत में। ठीक है। अब तिलक ने केसरी में एक लेख लिखा और इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इस आधार पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और 18 माह के लिए फिर से जेल में भेज दिया गया। ये बात है 1897 की। ठीक, आगे आइए 1908 में। उससे पहले 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। देश के विभिन्न भागों में जो है अंग्रेजी विरोधी आंदोलन गतिविधियां बढ़ गईं और बंगाल के बाहर इन गतिविधियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। अतः उन पर भी अंग्रेजों ने कार्रवाई की और 24 जून 1908 में तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों का आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई और मांडले जेल जो बर्मा में था में रखा गया। यही मांडले प्रवास के दौरान ही उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। समझ रहे हैं? गीता रहस्य कहाँ पर लिखी थी? मांडले जेल में लिखी थी। तिलक की सजा के विरोध में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 में पहली राजनीतिक हड़ताल की। मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल 1908 में तिलक की सजा के विरोध में की गई थी। अन्य तथ्य देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 तक थे। इनको भारत का बेताज बादशाह है। यह प्रश्न पूछा जाता है, भारत का बेताज बादशाह किसको कहा जाते हैं? या भारत का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? तो उत्तर होता है बाल गंगाधर तिलक को। ऐसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये नहीं बने एक बार भी। तिलक के संबंध में और है, उन्होंने 1881 में जीजी आगरकर के सहयोग से अंग्रेजी में मराठा तथा केलकर के सहयोग से मराठी में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पूछा जाता है कि भाषा क्या थी? तो जो मराठा है, मराठा अगर पत्र है तो भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है। और केसरी है उसकी भाषा क्या होगी? मराठी होगी। एक के साथ आगरकर जुड़े हैं, दूसरे के साथ केलकर जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में
राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए 1893 में गणपत उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। तो यहाँ से तो प्रश्नों की भरमार रहती है। गणपत उत्सव किसने प्रारंभ किया, शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ किया, केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है, किसके सहयोग से चलाते थे ना, बेताज बादशाह कौन से हैं। तो यह आपने लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से आने वाले प्रश्न आपके लिए जो है इजी लगेंगे। आगे चलें। प्रश्न 112, मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था वह ना। विकल्प नंबर 1 है जलालुद्दीन खिलजी, नंबर 2 है मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 3 है अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 4 है फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी है। आइए देखते हैं। ये बात है 1297-98 में। एक थे उलूग खां और नसरत खां, जलेसरी थे, जलेसर के रहने वाले नसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान हुआ था अलाउद्दीन के समय में। विजय के उपरांत क्या किया, वहाँ के शासक कर्णदेव द्वितीय की पत्नी कमला देवी और मलिक काफूर को किसने, नसरत खां दिल्ली ले आया। मलिक काफूर का जो ओरिजिनल नाम था, वास्तविक नाम क्या था, मलिक इज्जुद्दीन काफूर सुल्तानी। क्या नाम था? मलिक इज्जुद्दीन काफूर सुल्तानी। इसे 1000 दिनारी, प्रश्न पूछा गया है, 1000 दिनारी किसको कहते थे? मलिक काफूर को कहा गया। क्यों? क्योंकि नसरत खां उसे गुजरात में 1000 स्वर्ण दिनार मूल्य में खरीदा था। नसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 स्वर्ण दिनार से खरीदा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 1000 दिनारी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत में सफलता ना। उन्होंने जो है जितने भी राज्य रहे हैं, चाहे देवगिरी हो चाहे मदुरा हो ना, हर जगह जो है अपना अधिकार किया। दक्षिण के विजयों में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे अधिक योगदान मलिक काफूर था। अगर मलिक काफूर नहीं होता तो दक्षिण में इतनी अधिक सफलता मिलना और अलाउद्दीन के लिए संदिग्ध था। आगे चलें। बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? बाजार जो नियंत्रण पद्धति थी, नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर 2 फिरोज शाह खिलजी, 3 इल्तुतमिश, 4 इब्राहिम शाह लोदी। इससे पहले भी एक प्रश्न आ चुका है कि मूल नियंत्रण प्रणाली का जो है वर्णन किस में किया गया है ना, किस पुस्तक में है या किसने किया है। तो वहाँ हम लोग व्याख्या किए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी है। आइए देखते हैं। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण उसकी मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण नीति है। इस योजना के संबंध में मुख्य रूप से जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही मुख्य पुस्तक है, प्राथमिक पुस्तक है जियाउद्दीन बर्नी की। कौन सी? तारीख फिरोजशाही, जिसमें हमको अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो की खजानुल फुतूह, इमामी की फुतुहाते सलातीन, इसामी की फुतुहाते सलातीन ना। बर्नी की एक अन्य पुस्तक है फतवा जहांदारी, उससे भी मिलता है। हमीदुद्दीन की है खैहुल मजालिस, इसमें मिलता है। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रेहला में भी इसकी जानकारी मिलती है। बाजार नियंत्रण के संबंध में और महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए पीजीटी परीक्षा 2003 की जो क्लास नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 46 है, उसमें देखिए गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्ले लिस्ट में वो पड़ा हुआ है। आगे चलें। है 114 सिराज ऑफ ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? विकल्प 1 है अवध को, विकल्प 2 है वाराणसी को, विकल्प 3 सहरसा को, विकल्प 4 है जौनपुर को। बहुत बार पूछा गया है ना, पूर्व का सिराज ना, सिराज ऑफ ईस्ट कौन है? जौनपुर है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जौनपुर का स्थापना किसने कराई? 1359-60 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां माने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर शहर की स्थापना कराई। कई बार पूछा गया है जौनपुर शहर की स्थापना किसने कराया? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, उत्तर है
फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराया था। फिरोज शाह तुगलक इस शहर का नाम क्या रखना चाहता था? शहर अनवर ना। अगर ये प्रश्न बनता है फिरोज शाह तुगलक की हार्दिक इच्छा क्या थी, शहर का क्या नाम रखा जाए, तो उसने क्या रखा? शहर अनवर। साहित्य एवं स्थापत्य कला में विकास के कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज हिंद कहा जाता है। इसे पूर्व का सिराज हिंद के साथ में ढाक ए अमन माने शरण स्थली भी कहा जाता है। देखिए आपके नए प्रश्न जो मिल गए, एक शहर अनवर, एक ढाक ए अमन ना, ये नए प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे चलें। 1394 में ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की ना। अगर ये पूछता है सरकी राज्य की, सरकी वंश की स्थापना किसने की, उत्तर क्या होगा? मलिक सरवर ने। कालांतर में उसे मलिक उत्सर्ग अर्थात पूर्व के स्वामी की उपाधि मिली। मलिक उत्सर्ग की उपाधि किसको दी गई थी? मलिक सरवर को। इसका मतलब क्या होता है? पूर्व के स्वामी। मलिक सरवर ने अपने पुत्र मलिक मुबारक को मलिक कुस्सर्ग कहा। क्या कहा? मलिक कुस्सर्ग कहकर सम्मानित किया। सर्ग उपाधि के कारण उसका वंश सरकी कहलाया। समझ गए? और इसी मुबारक शाह ने 1399 में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की। ये बात है मुबारक शाह के बारे में। सुल्तान की उपाधि पहली बार इसने धारण किया था। मलिक सरवर क्या था? सरवर ये मलिक की उपाधि धारण करता था। अब आइए 1402 में जो अगला शासक बना इब्राहिम शाह सरकी, जो सरकी वंश का सबसे महत्तम शासक था, महान शासक था। उसने स्वयं को सिराज हिंद की उपाधि धारण की ना। मलिक उत्सर्ग थे, क्या थे? सिराज हिंद। इसी के समय जौनपुर को भारत के सिराज का खिताब प्राप्त हुआ था। किसके समय प्राप्त हुआ था? इब्राहिम शाह के। और स्थापत्य कला की सरकी शैली का जन्मदाता इसी को माना जाता है। किसको? इब्राहिम शाह को। ये नए प्रश्न हैं, समझिएगा। अब आइए यहाँ का स्थापत्य देख लेते हैं क्या क्या है। जौनपुर में शाही किला है फेमस। इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में करवाया था। चूंकि इस किले का निर्माण एक पुराने करार किले के टीले पर हुआ था, इसलिए इसे करार किला भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? इसको करार किला भी कहते हैं। आगे आइए, अटाला मस्जिद है। फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसे इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में पूर्ण कराया। अटाला मस्जिद शुरू करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, पूरा किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। और इब्राहिम शाह सरकी ने क्या बनवाया था? झझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में बनवाई थी। और खलील एवं मुखलिस नामक सूबेदारों ने खालिस मुखलिस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में करवाया था। और हुसैन शाह सरकी ने जामा मस्जिद बनवाई थी। जौनपुर का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य जामा मस्जिद में दिखाई पड़ता है। यह सरकी संबंधित है। एक महत्वपूर्ण है वहाँ का शाही पुल ना। शाही किला हो गया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। शाही पुल का निर्माण 1562 ईस्वी में अकबर के मुनीम खां ने करवाया था ना। अकबर के समय हुआ था, मुनीम खां ने शाही पुल का निर्माण करवाया है। तो जौनपुर का इतिहास, राजनीतिक इतिहास और स्थापत्य को हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे प्रश्न संख्या जो है 115 पर चलते हैं। निकोलो कोंटी या निकोलो कोंती एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? विकल्प 1 है इटली, 2 है अरब, 3 है फ्रांस, 4 है आयरलैंड। तो विजयनगर में आने वाला निकोलो कोंटी कहाँ का था? इटली के शहर है वेनिस का। कहाँ का? वेनिस का। इसलिए विकल्प संख्या 1 सही है। आइए, निकोलो कोंटी इटली के शहर वेनिस का ना निवासी था। वह देवराय प्रथम के शासनकाल में
1420 से 22 ईस्वी में सपरिवार विजयनगर आया। विजयनगर आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। 3-4 अच्छी चीज़ें मिली आपको। विजयनगर के विषय में निकोलो कोंटी कहता है, विजयनगर 60 मील की परिधि में है। यहाँ शस्त्र धारण करने वाले 90,000 सैनिक हैं। राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है। यह वर्णन किसके द्वारा किया गया है? निकोलो कोंटी द्वारा। सर्वप्रथम निकोलो कोंटी ने विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन किया है। वह कहता है कि व्यक्ति एक से अधिक विवाह इसलिए करता था कि वो मृत्युपरांत सती होकर उसकी चिता की वैभवता को 4 चांद लगाएंगी। उसके अनुसार राजा 12,000 पत्नियां रखता था, जिसमें से 3,000 इस शर्त पर चुनी हुई पत्नियां हैं जो राजा के मृत्यु के बाद सती होंगी। समझ गए? सती प्रथा के बारे में निकोलो कोंटी क्या कहता है? वह बताता है कि 1420 ईस्वी के काल में भारत में कागजी मुद्रा, पेपर मनी भी धातु मुद्रा व सिक्कों के साथ प्रचलित थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1420 में पेपर मनी प्रचलित थी। समझ गए? निकोलो कोंटी वापस जा रहा था तो इसको काहिरा के पास में जो है डाकू पकड़ लेते हैं और इनकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद वो आगे इटली लौटता है, पोप के पास जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? विकल्प 1 है आगरा में, विकल्प 2 है काबुल में, विकल्प 3 है लाहौर में, विकल्प 4 है फतेहपुर में। सही उत्तर क्या है? काबुल में। इसको समझते हैं कि मरने के बाद उसको कहाँ पहले दफनाया गया, फिर किसके काल में उसको काबुल ले जाया गया, ये सब बातें हम लोग देख लेते हैं। 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो आगरा में नूर अफगान बाग या आराम बाग में उसको दफना दिया गया। ये बात है कब? 1530 की। लेकिन शेर शाह सूरी के शासनकाल में बाबर की अस्थियों को उनकी विधवा बीबी मुबारक यूसुफजई, कौन? बीबी मुबारक यूसुफजई काबुल ले गईं, जहां उसे एक बाग में दफना दिया गया, जिसका निर्माण स्वयं बाबर ने अपने जीवन काल में इसी उद्देश्य से करवाया था। जिस बाग को बनवाया था बाबर ने, उसी में उनकी विधवा बीबी मुबारक यूसुफजई ने ले जा करके दफना दिया। समझ गए? अब क्लियर हो गया ना। मरे तो आगरा में थे, पहले आगरा में उनको दफनाया गया था, लेकिन बाद में शेर शाह के काल में उनकी पत्नी उनको कहाँ ले गई? काबुल ले गई। आगे है, अब मृत्यु के समय कुछ बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ख्वाजा मीर खलीफा, कंबर अली बेग, हिंदू बेग आदि अमीरों को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा था जब उत्तराधिकारी अपना हुमायूं को बना रहा था? तो वो बातें हैं, वर्षों से मेरे हृदय में यह इच्छा थी कि मैं अपनी बादशाही हुमायूं मिर्जा को प्रदान करूं और स्वयं जरअफ्सा, कहाँ पर? जरअफ्सा बाग में एकांतवास ग्रहण करूं ना। यहाँ कहा गया कि उसके द्वारा बनाई गई बाग में, कौन सी बाग थी? जरअफ्सा। ठीक, आगे आइए। ईश्वर की कृपा से मुझे सभी बातें प्राप्त हो गई। केवल इस कार्य को जब तक मैं स्वस्थ रहा नहीं कर सका। इस समय रोग ने मेरी बुरी दशा कर दी है। बाबर कह रहा है, मैं इस बात की वसीयत करता हूँ कि तुम सब लोग हुमायूं को मेरे स्थान पर समझो और उसके प्रति निष्ठावान होने में कमी ना करो। ये है ना उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद उसने हुमायूं को प्रशासन से संबंधित अनेक परामर्श दिए। अंत में बाबर ने हुमायूं को कहा ऐसी शिक्षा का सारांश यह है कि अपने भाइयों की हत्या का, चाहे वह जितना भी पात्र क्यों न हो, विचार ना करना। इसको हुमायूं ने बहुत हद तक पालन भी किया। समझ गए? इसके बाद ये कहते हैं कि एक बार जो है
हुमायूं बीमार था, उसका उपचार कराया गया तो वह ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको सलाह दी गई कि कोई अपनी बाबर को प्रिय वस्तु जो है ईश्वर को दान करिए। तो बाबर ने स्वयं को ईश्वर को दान किया। कहते हैं इसके बाद जो है हुमायूं ठीक होने लगा, लेकिन उसका ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो जाना जाए उसके मृत्यु का कारण क्या रहा, तो लगातार युद्ध करता रहा ना। जब से भारत में आया, सुल्तान इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा उसे विष दिए जाने तथा अधिक मद्यपान के कारण उसका बलिष्ठ शरीर दुर्बल हो गया था। समझ रहे, बीमारी बहुत हो गई थी, बहुत अनवरत कार्य कर रहा था। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, किसकी माँ ने हुमायूं को विष दिया था? समझ रहे हैं, किसकी माँ ने दिया था? इब्राहिम लोदी की। इसको भी याद रखना है। यहाँ तक देखे 1528 ईस्वी के बाद वह लगभग 6 बार बीमार पड़ा और कई बार तो वह 2-2 सप्ताह तक बीमार रहा। इसका मतलब वह बहुत अस्वस्थ हो गया था। अस्वस्थता के कारण जो उसकी मृत्यु हुई थी, ना कि हुमायूं को अपना जीवन दान देने के कारण। आगे चलें। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1776 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? विकल्प 1 मेवाड़ और मुगल, विकल्प 2 है चित्तौड़ और मुगल, विकल्प 3 है मारवाड़ और मुगल, 4 है जोधपुर और मुगल। सही उत्तर क्या होगा? मेवाड़ और मुगल। देखो चित्तौड़ क्या थी? चित्तौड़ राजधानी थी ना, जबकि राज्य क्या था? मेवाड़ था। राज्य क्या था? मुगल राज्य था ना। इसलिए यह विकल्प सही हो रहा है। चित्तौड़ भी था, मुगल थे, लेकिन मुगल कैपिटल नहीं थी। कैपिटल क्या थी? आगरा या दिल्ली थी ना इनके समय। तो समझ रहे हैं। तो इसलिए यह विकल्प जो है मेवाड़ और मुगल एक वाला सही होगा। चित्तौड़ मुगल नहीं सही होगा, क्योंकि यह राज्य नहीं राजधानी है, लेकिन यहाँ पर मुगल राजधानी नहीं है। आगे चलें। देखिए पीजीटी परीक्षा 2003 के जो तीसरी क्लास कर रहे थे, उसमें 62 क्वेश्चन को आप गैमेट स्टडी सेंटर की प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। तो हल्दी घाटी की युद्ध के संबंध में शुरू से लेकर के अंत तक सभी बातों को बहुत क्लियरिटी के साथ समझाया गया है, वहाँ से समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 118, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, गलत है। नंबर 1 है अबुल फजल, अकबरनामा पुस्तक का नाम है। नंबर 2 है बदायूनी, पुस्तक का नाम आलमगीरनामा। नंबर 3 है बाबर, पुस्तक का नाम है तुजु के बाबरी। नंबर 4 है जहांगीर, तुजु के जहांगीरी। तो ए सही है, जहांगीर ने लिखा है। तुजु के बाबरी भी सही है, बाबर ने लिखा है फारसी में। और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, लेकिन आलमगीरनामा बदायूनी ने नहीं लिखा है, इसलिए विकल्प नंबर 2 पर टिक लगेगा। तो आइए हम देख लेते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक का क्या नाम है? मुंतखब उत तवारीख है या तारीख बदायूनी है। एक थे कौन? अकबर के समय इमाम थे। और क्या जाना जाए, एक बार परीक्षा में पूछा गया है, मुगल सम्राट अकबर की सार्वभौमिक सहिष्णुता के नीति तथा दीन इलाही विचारधारा का बदायूनी ने विरोध किया था और अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। उसने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची तैयार की, जिसके अनुसार अकबर ने हज यात्रा को बंद करा दिया, मुस्लिम त्योहारों तथा रोज़ों पर प्रतिबंध या रोक लगा दी। समझ गए? एक बार प्रश्न पूछा गया है, अकबर को किसने इस्लाम का शत्रु कहा है? अबुल कादिर बदायूनी ने। आगे चलते हैं। प्रश्न है 119, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? विकल्प 1 औरंगजेब, विकल्प 2 है जहांगीर, विकल्प 3 है शाहजहां, विकल्प 4 है अकबर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसको हम लोग समझते हैं सही उत्तर क्या होगा। इतिहासकार एम अतहर अली ने सांख्यिकी अध्ययन से सिद्ध किया है कि औरंगजेब के काल में प्रथम 20 वर्षों में 1000 या उससे अधिक राजपूत मनसबदारों की संख्या 14% थी, जबकि शाहजहां के काल में
इस स्तर के मनसबदारों की संख्या 16% थी। समझ रहे हैं? अब बचते हैं कौन? अकबर बचते हैं और कौन बचता है? जहांगीर बचते हैं ना। और किसी भी स्रोत से इन दोनों के समय में राजपूतों की मनसबदारों की संख्या पता नहीं चलता है। इसलिए अगर यह प्रश्न पूछा है राजपूत मनसबदारों की संख्या ज़्यादा किसके समय में थी, तो शाहजहां के समय में 16% थी एम अतहर अली के अनुसार। अगला जो मामला और है, शाहजहां के शासनकाल में हिंदू मनसबदार कितने थे? 24%। और औरंगजेब के काल में थे 33%। यहाँ राजपूत मनसबदार की बात हो रही, यहाँ हिंदू मनसबदार की बात हो रही है। हिंदू मनसबदार शाहजहां के समय कितने थे? 24% थे। फिर इसी में औरंगजेब के समय मराठों की भी वृद्धि होती है एज ए हिंदू के रूप में। और औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदार कितने जाते हैं? 33%। अगर प्रश्न में पूछे हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा किसके समय थे, तब जाकर उत्तर लगेगा औरंगजेब। अगर प्रश्न पूछता है राजपूत मनसबदार किसके समय में सबसे ज़्यादा थे, उत्तर लगेगा शाहजहां। समझ गए? इसको अच्छे से समझ करके परीक्षा में प्रयोग करिएगा। आगे चलें। 120 है, किस मुगल सूबेदार ने सन 1698 में अंग्रेजों को सुतानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी? विकल्प 1 है अजीमुशान ने, विकल्प 2 है अलीवर्दी ने, विकल्प 3 है रेजा खान ने, विकल्प 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? इस तरह के प्रश्न का हम लोगों ने एक बार उत्तर दिया है। ये है अजीमुशान ने, विकल्प नंबर 1 सही है। आइए हम लोग उसको समझते हैं। हुआ क्या था, औरंगजेब के समय में अंग्रेज़ों की गतिविधियों से जो है रुष्ट होकर के हज यात्रियों को परेशान करते थे, लूटपाट करते थे। तो औरंगजेब ने कार्रवाई की तो भाग गए, कहाँ? फुल्टा में भाग गए। फिर बाद में समझौता हुआ। समझौते के बाद हुआ क्या कि 1690 ईस्वी में जाब चारनाक जो है लौटा बंगाल और सुतनुती में एक फैक्ट्री स्थापित की 1690 में। फिर आइए 1691 बंगाल के तत्कालीन सूबेदार थे कौन? इब्राहिम खान ने एक फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा बहाल कर दी। समझ गए? फिर आइए जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर निकलेगा। 1698 बंगाल के सूबेदार अजीमुशान ने 1200 रुपये के एवज में केवल 1200 में 3 गांव कालीकाता, सुतनती और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, जिसमें शोभा सिंह ने मध्यस्थता की थी। शोभा सिंह जमींदार नहीं थे, इनको पच्चित कर दिया गया था। यहीं पर जाब चारनाक ने कलकत्ता की नींव डाली, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। कालांतर में यहीं पर फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। फोर्ट विलियम के ही प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर। ये समझ गए? जाब चारनाक की सुतनती से कार्रवाई शुरू होती है और ये जा करके कहाँ पर? कलकत्ता की नींव तक जाती है। समझ गए? 1698 में किसने दिया था? अजीमुशान ने। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 21। आइए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी? नंबर 1 बलबन ने, नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नंबर 3 इल्तुतमिश ने, नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी ने। कन्फ्यूज कतई नहीं होना है। विकल्प नंबर 3 इल्तुतमिश पर उत्तर लगाना है, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है पीजीटी परीक्षा जब 2000 का हल कर रहे थे पहली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कशन कर चुके हैं। तो कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आगे चलें। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का विकास किया। उसने राज्य को अनेक छोटे छोटे भूखंडों में विभक्त किया, जिसे इक्ता कहा जाता था। इसे सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। प्रत्येक इक्तादार अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, लगान की वसूली करने, सैनिक सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था। काम है इक्ता के। बड़े क्षेत्रों अथवा प्रांतों के इक्तादार को बली अथवा मुक्ता कहा जाता था।
इक्तादार को अपने इक्ता के भूमि पर स्वामित्व नहीं था। इक्ता का अनुदान वंशानुगत रूप से नहीं होता था और इक्तादारों का नियमित रूप से स्थानांतरण किया जाता था। इक्ता के संबंध में ये महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने जानी। आगे चलें। प्रश्न है 122, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? नंबर 1 बलबन ने, नंबर 2 मुहम्मद बिन तुगलक ने, नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी ने, नंबर 4 इल्तुतमिश ने। द्वितीय सिकंदर माने सिकंदर उस शानी, मतलब जिस तरह सिकंदर यूनान का सिकंदर विजेता है उसी तरह से मुझको विजेता बनना है, इसलिए मैं उपाधि कौन सी धारण करूंगा? सिकंदर उस शानी। उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व सिद्धांत में साम्राज्य विस्तार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। समझे? वह पहला साम्राज्यवादी शासक था जिसके अनुसार साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, उसका कोई अंत नहीं है। मतलब लगातार साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। उसके पास साम्राज्य की एक सशक्त कल्पना थी, सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित उपाय थे। वह यूनानी शासक सिकंदर की भांति विश्व विजय की इच्छा रखता था तथा उसने सिकंदर उस शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। समझ गए? और सिक्कों पर अंकित कराया। यद्यप अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल कौन थे? अलाउल मुल्क की सलाह को मान लिया। उसने अपनी विजय योजनाओं को भारत तक ही सीमित रखना। अलाउल मुल्क ने कहा अभी आपको भारत में जीतने के लिए बहुत सी जगह हैं, बहुत से स्थान हैं, बहुत से राज्य हैं, इसलिए पहले भारत को जीतिए, उसके बाद विश्व विजय अपने लक्ष्य में लाइए। ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का अली या अली गुरसब था। इनकी उपाधि क्या थी? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दिन मोहम्मद खिलजी। इतना बड़ा नाम। उपाधि एक उपाधि देखिए, यामीनुल खिलाफत नसीर अमीरुल मोमिनीन। यामीनुल खिलाफत नसीर अमीरुल मोमिनीन था। ये हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जान लिया है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 123 है। सूची 1 में 4 जो है नगर दिए गए हैं, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोजाबाद, खिजराबाद। सूची 2 में सुल्तानों के नाम दिए गए, अलाउद्दीन, गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। किसने स्थापना किया? तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? गैसुद्दीन तुगलक ने। आदिलाबाद की मोहम्मद बिन तुगलक ने, 3 हो गया। फिरोजाबाद की फिरोज शाह तुगलक ने, 4 हो गया। और खिजराबाद की अलाउद्दीन खिलजी ने, 1 हो गया। 2, 3, 4, 1 कोई विकल्प में है? 2, 3, 4, 1 विकल्प नंबर 2 है ना, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 सही है। आइए हम लोग एक बार समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। खिजराबाद ना, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। एक बार पूछा भी गया है कि किस राज्य को खिजराबाद किसे कहा जाता था ना, तो चित्तौड़ वहाँ पर विकल्प में था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी भी आ गया, खिजराबाद भी आ गया, किसके नाम पर आ गया? ये तुगलकाबाद गैसुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण कराया। अगला क्या है? आदिलाबाद है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद के निकट में ही आदिलाबाद का निर्माण कराया था तथा दिल्ली के चौथे शहर, तीसरा था तुगलकाबाद, तो चौथा कौन सा था? जहां पनाह को भी निर्मित करवाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में 5वां शहर, तीसरा चौथा 5वां आ गया ना, का निर्माण कराया था। यहाँ निर्मित किले को क्या कहते हैं? कुस्के फिरोज कहते हैं, किले का नाम है। यहीं पर फिरोज शाह कोटला है जहाँ पर स्टेडियम है। समझ गए? खिजराबाद, तुगलकाबाद, आदिलाबाद और फिरोजाबाद का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन है 124 है, अब्दुल रज्जाक
यात्री था अब्दुल रज्जाक भी मिलता है। नंबर 1 पारसी, नंबर 2 अफ्रीकी, नंबर 3 पुर्तगाली, नंबर 4 दक्षिणी भारतीय। इसका क्या है, समरकंद का था, पारसी था, पारस का था। आइए देख लेते हैं। अब्दुल रज्जाक 1442-1444 ईस्वी समरकंद फारस का मूल निवासी था। वह फारस के सुल्तान शाहरुख के प्रतिनिधि रूप में कालीकट के जमोरिन के दरबार में आया था। एक बार प्रश्न बना है कि शाहरुख के जो है प्रतिनिधि के रूप में कौन आया था ना, तो कौन था, अब्दुल रज्जाक था, जमोरिन के दरबार में आया था। उसके बाद 1443 में देवराय द्वितीय, निकोलो कोंटी प्रथम में द्वितीय के साम्राज्य में के शासनकाल में विजयनगर पहुंचा। उसकी पुस्तक है मतलौस सदाइन व मजमौल बाहरेन। क्या पुस्तक का नाम है, मतलौस सदाइन व मजमौल बाहरेन। इसका मतलब होता है 2 भाग्यशाली ग्रहों बृहस्पति शुक्र एवं 2 समुद्रों का संगम। एक किताब लिखी है, किसने, अब्दुल रज्जाक ने। अब्दुल रज्जाक देवराय के समय में कहा तक 300 बंदरगाहों को उल्लेख करता है और बताता है विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आँखों से देखा है न कानों से सुना है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में कि विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आँखों से देखा गया है न कानों से सुना गया है। यह वर्णन किसका है, अब्दुल रज्जाक का। राजधानी में वैशालियों को उल्लेख करता है। उसके अनुसार विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक था। अब्दुल रज्जाक के बारे में इतनी चीज़ें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, वर्ष 2004 के प्रश्नों का अंतिम प्रश्न। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? नंबर 1 कृष्णा, नंबर 2 कावेरी, नंबर 3 तुंगभद्रा, नंबर 4 बताइए। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी विजयनगर का स्थापना किसने की, जब हम हरिहर बुक्का के डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर ये था कि तुंगभद्रा नदी के किनारे। विकल्प नंबर कौन से सही है, 3 है। पीजीटी परीक्षा यही हम लोग कर रहे थे जो चौथी क्लास हमको हुई है 78 नंबर क्वेश्चन में। इसकी हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या की है, वहाँ जा कर के देखिए। गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको पूरी तरह से उसकी व्याख्या मिलेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वर्ष 2004 के जो सभी प्रश्न आए थे उन सब का डिस्कशन कर लिया, परिचर्चा कर ली है। आशा ये करते हैं कि इससे आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। आप लोग जो है प्रश्नों का अभ्यास के साथ साथ में अपना रिवीजन जारी रखिएगा। रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा। गैमेट स्टडी सेंटर में आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा, आप लोगों ने शांति का सहयोग दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।